देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, रात के करीब 10:30 बजे मैं और रवि क्लब से निकले। रवि ने ड्रिंक ज़्यादा कर रखी थी, जिस वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। मैं रवि को संभालते हुए गाड़ी के अंदर ले आया। फिर उसके बाद मैं भी गाड़ी के अंदर बैठ गया और गाड़ी ड्राइव करने लगा। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद रवि बोला, यार सुमित, आज नशा कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तभी मैंने कहा, तेरा तो रोज का यही है, पीने के बाद बोलता है ज़्यादा नशा हो गया है। अभी हम थोड़ी दूर पहुंचे ही थे कि तभी अचानक से गाड़ी में ब्रेक लग गया, जिस वजह से रवि चिल्लाते बोला, सुमित तू पागल हो गया है क्या? गाड़ी को ठोक रहा है, ठीक से क्यों नहीं चला पा रहा है? मैंने रवि को बोला भी कि गाड़ी का ब्रेक अपने आप ही लग गया है, मैंने ब्रेक नहीं लगाया। तभी रवि ने कहा, अगर तुझसे गाड़ी ड्राइव नहीं हो रही है तो मुझे बता दे, मैं गाड़ी को ड्राइव कर लेता हूँ। फिर मैंने गाड़ी को आगे बढ़ाया। सुनसान रास्ता हो रखा था। मुझे थोड़ा अजीब तो लगा कि ब्रेक अचानक से कैसे लगा, पर मैंने इस बात को अनदेखा कर दिया और गाड़ी को ठीक से चलाने लगा। रवि को नींद आ रही थी, जिस वजह से वो सो गया था। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे एक काली परछाई गाड़ी के सामने नजर आई। जब मैंने उस परछाई के पास गाड़ी रोकी, तभी रवि की आंख खुल गई। उसने कहा, अब क्या हुआ? तब मैंने बोला, सामने यार कोई परछाई जैसी खड़ी है। फिर जब रवि ने देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। रवि ने कहा, तुझे सच में ज़्यादा चढ़ गई है, सामने तो कोई नहीं है। जब मैंने सामने की ओर देखा तो वो परछाई वहाँ थी नहीं। तभी मैंने रवि से कहा, यार रवि, मैंने सच में देखा था, वहाँ पर एक परछाई थी। फिर रवि ने कहा, तो रुक, मैं बाहर देख कर आता हूँ। जब रवि ने बाहर जाकर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। तभी रवि गाड़ी के अंदर वापस आकर बैठ गया। फिर मैंने गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही थी और गाड़ी से बाहर निकल कर देखा तो पता चला कि गाड़ी का पीछे वाला टायर पंचर हो गया है। मैंने रवि को ये बात भी बताई तो उसने निकल कर देखा तो उसे पता चला कि गाड़ी का पीछे वाला टायर सच में पंचर है। तो उसने कहा, इसे भी यार अभी पंचर होना था। मैंने रवि को कहा, यार देख, गाड़ी में एक्स्ट्रा टायर पड़ा है, मैं अभी चेंज करता हूँ। तभी मैंने गाड़ी की डिग्गी से टायर निकाला और लगाने लगा। फिर हमने टायर चेंज कर लिया। तभी रवि ने कहा, तो रुक, मैं टॉयलेट करके आता हूँ। और फिर रवि पास की झाड़ी में चला गया और मैं टायर को चेंज करके डिग्गी को बंद करके गाड़ी के अंदर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद रवि वापस आया और गाड़ी में बैठ गया और मैंने गाड़ी को आगे बढ़ाया। मैंने गाड़ी की स्पीड तेज कर दी क्योंकि मैं थोड़ा घबरा गया था। सामने की ओर मुझे सुनसान रास्ता और साइड में घनी झाड़ियाँ ही दिख रही थी। ऊपर से उस रोड में कोई भी गाड़ी नजर नहीं आ रही थी, दूर दूर तक सुनसान दिख रहा था। तभी अचानक से गाड़ी के सामने मुझे वही परछाई दिखाई दी। इस बार वो परछाई गाड़ी के आर पार हो गई, जिस वजह से मेरे हाथों से गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया। जैसे तैसे मैंने गाड़ी के हैंडल को संभाला और गाड़ी का ब्रेक मार दिया। गाड़ी का ब्रेक मारते वक्त मेरा सर गाड़ी के हैंडल में जाके लगा। अपने सर को संभालते हुए मैंने हैंडल से हटाया। उसके बाद रवि इस बार काफ़ी गुस्से में लग रहा था। मैंने रवि को बताया भी कि सामने मैंने उसी परछाई को देखा और वो परछाई इस गाड़ी के आर पार हो गई थी, जिस वजह से मेरा गाड़ी से संतुलन बिगड़ गया। इस पर रवि मुझ पर गुस्सा करते हुए बोला, तूने तो सच में मुझसे ज़्यादा पी रखी है, अब गाड़ी मैं ड्राइव करता हूँ। तो मैं साइड में आके बैठ गया। फिर उसके बाद रवि गाड़ी से उतरा और ड्राइविंग सीट पर आ गया। लेकिन जब रवि ने गाड़ी को स्टार्ट किया तब गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। रवि ने काफ़ी कोशिश की पर गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। गाड़ी के स्टार्ट ना होने के चलते रवि अब थोड़ा बौखला गया था। और जब रवि ने गाड़ी से बाहर उतरकर गाड़ी का बोनट खोला तो रवि को गाड़ी में कोई खराबी नजर ही नहीं आई। इसी बीच रवि को कोई दिखा, जिसे देखते ही रवि उस पर चिल्लाते हुए बोला, ये तुम्हारी हरकत है ना? पर जब मैंने उस ओर देखा तो वहाँ रवि के आसपास कोई भी नहीं था। मैंने तुरंत ही रवि को आवाज़ देते हुए कहा, भाई तू किससे बात कर रहा है? अभी मैंने इतना कहा ही था कि तभी रवि गाली देते हुए हाईवे से उतरकर जंगल की तरफ भागने लगा। रवि को जंगल की तरफ भागते थे, मैं भी उसे आवाज़ देते हुए उसके पीछे भागा। मैं रवि को लगातार रुकने को कहे जा रहा था, पर रवि बहुत ही ज़्यादा भड़का हुआ था, जिस वजह से वो मेरी बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था। अगले कुछ ही मिनटों में रवि उस जंगल के स्याह अंधेरे में कहीं खो गया और मैं भी। और जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं इस जंगल में खो गया हूँ तो मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे कि मैं आगे बढ़ूँ। लिहाजा मैंने उसी जगह पर खड़े होकर रवि को आवाज़ लगाई ताकि वो जहाँ भी हो मेरी आवाज़ सुनकर वापस आ जाए। मैंने 7 से 8 बार रवि को आवाज़ लगाई पर मुझे रवि की आवाज़ ना सुनाई देकर किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी।
जो कि मेरा नाम लेकर पुकार रही थी। अपना नाम सुनकर मैं एकदम से चौंक गया कि आखिर ये कौन है जो मेरा नाम लिए जा रही है, वो भी इतने घने जंगल में। उसकी आवाज़ सुनकर मेरे अंदर डर की सीमा बढ़े जा रही थी। इस बार उस लड़की ने मेरा नाम लेकर बुलाया और उस लड़की की आवाज़ को सुनकर मुझे डर तो बहुत लग रहा था, पर मैं कर भी क्या सकता था। मैं उस लड़की की आवाज़ को सुनते आगे बढ़ने लगा। मैं जैसे ही आगे बढ़ा तभी मुझे मेरे पीछे से उसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो मेरे सामने एक लड़की खड़ी हुई नजर आई। उसका चेहरा पूरा सफ़ेद नजर आ रहा था और उसके चेहरे के साथ साथ उसकी आंखों की पुतलियां भी सफ़ेद नजर आ रही थी। और उसका इतना भयानक रूप को देखकर मैं तो उसी वक्त बेहोश हो गया। जब थोड़ी देर बाद मेरी आंखें खुली और मैंने देखा कि मैं ज़मीन पर औंधे मुँह पड़ा हुआ हूँ। और फिर जब मैं उठा तो मैंने देखा कि रवि सामने वाले पेड़ की डाली से उल्टा लटका हुआ है। रवि पर नज़र पड़ते ही मैं रवि को आवाज़ देते हुए बोला, भाई भाई तू वहाँ कैसे पहुँचा? अभी मैंने इतना कहा ही था कि तभी पीछे से किसी ने मेरे बाल पकड़कर पीछे खींच लिया। उस वक्त मेरी हालत किसी पुतले की तरह हो गई थी। ना तो मेरे हाथ पैर चल रहे थे और ना ही मेरा मुंह। और फिर जब वही सफ़ेद चेहरे वाली लड़की का चेहरा मेरे सामने आया तो मेरी सांसें रुक सी गईं। जैसे ही मेरी सांसें रुकी तो उस लड़की ने मेरे बालों को खींचते हुए ज़मीन पर पटक दिया। नीचे गिरते ही मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द हुआ। अभी मैं दर्द से छटपटा ही रहा था कि तभी उस लड़की ने मेरे दो और दोस्तों का नाम लेते हुए कहा, मालिक और आसिफ को यहाँ लेकर आओ। मालिक और आसिफ का नाम सुनते ही मैंने डरते हुए कहा, बात क्या है? आखिर हमने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? क्यों पीछे पड़ी हो हमारे? मेरे इतना कहते ही वो लड़की गुस्से से तमतमा गई और मुझे मेरी गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा दिया, जिस वजह से अब मेरी सांसें उखड़ने लगी। अभी मैं उसके हाथों में दम ही तोड़ने वाला था कि फिर उस लड़की ने मुझे वहीं ज़मीन पर पटक दिया। मुझे ज़मीन पर पटकने के बाद वो लड़की फिर से बोली, मालिक और आसिफ को बुलाओ। मुझे ये तो पता नहीं था कि आखिर ये मालिक और आसिफ को क्यों बुलाना चाहती है, पर अभी मैंने इसका कहा नहीं माना तो शायद मैं बेमतलब में मारा जाऊंगा। लिहाजा मैंने डरते डरते बोला, ठीक है अभी बुलाता हूँ। फिर मैं अपने आप को संभालते हुए उठकर बैठा। मुझे इतना तो पता था कि मालिक और आसिफ मेरे बुलाने पे तो आने से रहे और अगर वो नहीं आए तो मेरी मौत पक्की है। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं रवि के फ़ोन से बोलता हूँ तो वो पक्का आएंगे। तभी मैं वहाँ से उठा और रवि के पास गया। मैंने रवि की जेब को चेक किया पर उसकी जेब में तो फ़ोन था ही नहीं। फिर मुझे याद आया कि रवि का फ़ोन तो गाड़ी में रखा है। फिर मैंने उस लड़की को कहा, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं उन्हें यहाँ जल्दी बुलाता हूँ। इतना कहकर मैं वहाँ से निकलकर गाड़ी की तरफ जाने लगा। गाड़ी में पहुँचने के बाद फिर मैंने रवि के फ़ोन से मालिक और आसिफ को मैसेज किया। मैंने उन्हें मैसेज में लिखा था कि यहाँ मुझे एक मस्त माल मिला है, तुम दोनों जल्दी आओ। इतना लिखकर मैंने उन्हें यहाँ की लोकेशन भेज दी। फिर मैं उनके मैसेज सीन होने का वेट करने लगा। अभी मैं मोबाइल के स्क्रीन को ही देख रहा था कि तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो वही लड़की गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी हुई मुस्कुराई जा रही थी। उसकी मुस्कुराहट भी उसकी शक्ल की तरह ही भयानक थी। अभी मेरी निगाहें उस लड़की या फिर बोलूँगी चुड़ैल पर ही थी कि तभी मालिक और आसिफ का रिप्लाई आ गया जिसमें लिखा था, आई एम कमिंग। ये मैसेज पढ़ते ही मैं उस लड़की से बोला, वो दोनों आ रहे हैं। मेरे इतना कहते ही वो लड़की एकदम से छूमंतर हो गई और मैं गाड़ी में बैठा मालिक और आसिफ के पहुंचने का वेट करने लगा। बीतते वक्त के साथ मेरी बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी और जब तकरीबन 1 घंटे बाद मालिक पहुंचा तो उसने मुझे गाड़ी में अकेला देखकर बोला, निकल गई सारी शराफत, मौका मिला नहीं कि दौड़ा चला आया। अच्छा ये बता रवि कहाँ पर है? जिस पर मैंने जंगल की तरफ इशारा करते हुए बोला, उधर उस तरफ जंगल में। मेरे इतना कहते ही मालिक बोला, अच्छा रवि भाई जंगल में मंगल कर रहे हैं और तेरे को चौकीदार बनाया है, चल हम भी रवि भाई के पास चलते हैं। फिर मैं भी ज़्यादा देरी ना करते हुए मालिक को जंगल की ओर लेकर जाने लगा। जब हम रवि के पास पहुँचे तो मालिक चौंकते हुए बोला कि तुमने रवि का ये क्या हाल बना रखा है। मालिक मुझे गुस्सा करे जा रहा था कि तुम लोगों ने रवि भाई को क्यों लटका रखा है। फिर मालिक रवि के पास गया और उसे नीचे उतारने की कोशिश करने लगा कि तभी उसी वक्त वो लड़की वहाँ पर आ गई और फिर उसने मालिक को गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा दिया और ज़मीन में पटक दिया। मालिक नीचे गिरते ही दर्द से चिल्लाया और फिर बोला, कौन है यहाँ पर? जब मालिक ने सामने की ओर देखा तो उसे वही लड़की नजर आई। उस लड़की को देखते ही मालिक बेहद घबरा गया और थोड़ा हकलाते हुए बोला, ये कौन है? मालिक इस कदर घबरा गया था कि उसकी पैंट भी गीली हो गई थी। और जब वो लड़की दोबारा मालिक के ओर बढ़ी तो मालिक बोला, मुझे माफ़ कर दो,
उस रात हम लोग अपने आपे में नहीं थे। मालिक को इस लड़की के सामने गिड़गिड़ाते हुए अपनी सफाई देते हुए देख ये तो साफ हो गया कि इन लोगों ने ज़रूर कुछ कांड किया है जिसका आज हिसाब हो रहा है। फिर जब उस लड़की ने कहा ठीक है तुम जा सकते हो, मालिक इतना सुनते ही वहाँ से गिरते पड़ते भागा और हाईवे पे पहुँचा। लेकिन हाईवे पर उसने अपना कदम रखा तो वो उसी वक्त अपने घुटनों के बल नीचे बैठ गया। मालिक के नीचे बैठते ही वो लड़की वहाँ पर आ गई और उस लड़की ने मालिक से कहा तुम यहाँ से जा तो सकते हो पर तुम्हें अपने घुटनों के बल यहाँ से जाना होगा। मालिक को इस हालत में देखकर मुझे बुरा तो बहुत लग रहा था पर मैं उसके लिए कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि मालिक के पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था सिवाय उस लड़की की बात मानने के। इसलिए मालिक अपनी जान बचाने के लिए वैसे ही अपने घुटनों के बल ही चल पड़ा। मैं वहाँ पर खड़ा ये सब देख ही रहा था कि तभी उस लड़की ने कहा तुम गाड़ी से इसके पीछे पीछे जाओ और इस पर नज़र रखना कि कहीं ये अपने पैरों पर ना चलने लगे। उस लड़की के ये कहते ही मैं उस गाड़ी में बैठा और जब गाड़ी स्टार्ट की तो गाड़ी स्टार्ट भी हो गई, जबकि रवि से ये गाड़ी उस वक्त स्टार्ट ही नहीं हुई थी। गाड़ी के स्टार्ट होते ही मैंने गाड़ी को मालिक के पीछे लगा दिया। मालिक अपने घुटनों के बल तेजी से आगे बढ़े जा रहा था पर कुछ आगे जाते ही मालिक के घुटने छिलने लगे जिस वजह से वो थोड़ा धीमा पड़ गया, पर वो अपने घुटनों के बल ही चलता रहा। तकरीबन आधे घंटे तक लगातार घुटनों के बल चलते चलते अब उसके दोनों घुटने बुरी तरह छिल गए थे जिससे खून बहने लगा। मालिक दर्द से कराहने लगा था और जब उसकी हिम्मत जवाब दे गई तो वो वहीं हाईवे के बीच लेट गया और फूट फूट कर रोने लगा। मालिक की इस हालत को देखकर मुझे दुख तो बहुत हुआ पर मैंने मालिक को काफ़ी हौसला दिया कि भाई तू कोशिश तो कर, तू जा सकता है। मैंने इतना बोला ही था कि तभी मालिक ने गुस्से से कहा साले तेरी वजह से मैं यहाँ पर फंसा हूँ, तूने जानबूझकर मुझे यहाँ पर बुलाया है, तुझे पहले से पता था इन सब के बारे में और फिर भी तूने मुझे यहाँ पर बुलाया। मालिक का मुझ पर गुस्सा करना जाहिर था। मैंने मालिक को समझाते हुए कहा कि भाई मैंने तुझे यहाँ जानबूझकर नहीं बुलाया, मैं भी तो बुरी तरह से यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। अगर मैं तुझे यहाँ नहीं बुलाता तो वो लड़की मेरी और रवि की जान ले लेती। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था जिस वजह से मैंने रवि के फ़ोन से तुम्हें मैसेज करके यहाँ पर बुलाया है, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं मैसेज करता हूँ तो तू यहाँ नहीं आता। मेरी बात सुनने के बाद मालिक वहाँ वैसे ही लेटा रहा और थोड़ी देर के बाद उसने दोबारा कोशिश की और आगे बढ़ने लगा। फिर मालिक थोड़ी दूर पहुँचा ही था कि तभी उसकी हिम्मत टूटने लग गई क्योंकि उसके घुटने पूरी तरह से छिल गए थे जिस वजह से उसकी हड्डी भर दिखने लग गई थी और उसके खून के निशान उस हाईवे पे बुरी तरह से बनते जा रहे थे। जब मालिक का दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया तो वहाँ से उठकर वो भागने लगा। मालिक जैसे ही वहाँ से उठकर भागा कि तभी मेरी गाड़ी ने अचानक से स्पीड पकड़ ली और सीधा मालिक को कुचलते हुए वो आगे निकल गई और एक चीख के साथ मालिक की मौत हो गई। गाड़ी कुछ आगे जाने के बाद अपने आप रुक भी गई। अभी मालिक की दर्दनाक चीखें मेरे कानों में गूंज रही थी कि तभी सामने से कोई आता हुआ नजर आया और जब वो मेरे करीब पहुंचा तो मैंने पाया कि वो आसिफ है। इससे पहले मैं कुछ कहता कि आसिफ बोला अरे सुमित तू अकेले, रवि कहाँ पर है? फिर जब आसिफ ने मेरे चेहरे पर ध्यान दिया तो वो भांप गया कि कुछ गड़बड़ है। आसिफ मुझे घूर ही रहा था कि तभी उसका ध्यान गाड़ी के अंदर पीछे वाली सीट पर गया तो उसने देखा कि गाड़ी की पीछे वाली सीट पर एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई है और आसिफ उसे देखने के बाद मुझसे बोला अच्छा तो तू गाड़ी के अंदर इतना मस्त माल लिए खड़ा है। और फिर आसिफ के अचानक के हाव भाव बदलने लग गए और वो बोला चल साइड हट, तूने तो मज़े ले लिए, अब मुझे लेने दे, तू बाहर ही खड़ा नजर रख कि कोई आ ना जाए। और फिर आसिफ गाड़ी के अंदर जाने लगा तो मैंने आसिफ को रोकने की भी कोशिश की लेकिन वो तब तक गाड़ी के अंदर चला गया जब आसिफ उस लड़की के बगल में बैठा और जैसे उसने उसे टच किया कि तभी वो लड़की अपने भयानक रूप में वापस से आ गई और उस लड़की का असली रूप देखकर आसिफ की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई और वो ज़ोर से चिल्लाया। आसिफ को चिल्लाता देख मैं उसके पास पहुंचा और गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगा पर दरवाज़ा खुला ही नहीं और इसी बीच गाड़ी रिवर्स में चल पड़ी। मैं भी गाड़ी की ओर भागा पर गाड़ी ने कुछ ही देर में रफ्तार पकड़ ली और देखते ही देखते गाड़ी मेरे से बहुत दूर निकल गई। पर मैं रुका नहीं, मैं लगातार उसी ओर दौड़ता रहा और जब मैं गाड़ी के करीब पहुंचा तो मैंने पाया कि गाड़ी हाईवे के साइड में लगी हुई है। तभी मेरा ध्यान हाईवे की रोड को चाट रहे आसिफ पर पड़ी और जब मैं आसिफ के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि आसिफ का पूरा मुंह खून से सना हुआ है और वो लगातार सड़क को चाटते हुए आगे बढ़े जा रहा है। मतलब कि आसिफ को उस लड़की ने मार की तरह ही सजा के तौर पर सड़क को चाटते हुए यहाँ से जाने को कहा है। और जब आसिफ की नज़र मेरे पर पड़ी तो वो एकदम से गुस्से में आ गया और मुझ पर झपटते हुए बोला तूने जानबूझकर मेरे को मारने के लिए बुलाया है,
मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। अभी आसिफ मेरे पर हाथ पर चला ही रहा था कि तभी अचानक वो नीचे गिर पड़ा। आसिफ के एकदम से नीचे गिर जाने के कारण मुझे लगा कि आसिफ को कुछ हो गया है, पर जब मैं आसिफ के पास गया तो मैंने पाया कि वो होश में नहीं है। और जब मैंने उसे थोड़ा हिलाया डुलाया तो उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, पानी। ये सुनते ही मैं गाड़ी की तरफ भागा और गाड़ी से पानी की बोतल ली। और जब आसिफ ने पानी का पहला घूंट लिया तो वो जोर से चीख उठा और पानी की बोतल मेरे हाथ से फिसलकर नीचे गिर पड़ी। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि आखिर आसिफ चीखा क्यों, पर जब मुझे जलने का एहसास हुआ तो मैंने देखा कि जिस बोतल से पानी पिलाया था उसमें पानी नहीं बल्कि तेजाब भरा हुआ था। आसिफ का मुंह पल भर में ही गल गया और उसने मेरे सामने ही तड़पते हुए दम तोड़ दिया। मैंने अपने हाथों से आसिफ को मार दिया। उस वक्त मेरी आंखें भर आईं और मुझे अपने आप पर ही गुस्सा आने लगा। आखिर मालिक और आसिफ के मौत का जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं भी था। और इसी बीच जब वो लड़की एकदम से मेरे सामने आ गई तो मेरा गुस्सा उस पर फूट पड़ा। मैं उस लड़की पर बरसते हुए बोला, आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमारे साथ इतना बर्बरता से पेश आ रही हो? इतनी दर्दनाक मौत तो भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, तुम्हें जो करना है करो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और मैं जैसे ही वहाँ से जाने लगा कि तभी उस लड़की ने मुझे रोकते हुए कहा, तो मैं अपने दोस्त की दर्दनाक मौत देखकर इतना दर्द हो रहा है ना, लेकिन क्या तुम जानते हो कि जो इन लोगों ने मेरे साथ किया वो तो इससे भी कहीं ज़्यादा दर्दनाक था। आखिर तुम जानना चाहते हो कि मैंने तुम्हारे दोस्त को क्यों इतनी दर्दनाक मौत दी? तो चलो गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें पूरी कहानी बताती हूँ। उस लड़की की इस बात को सुनते ही मैं ना चाहते भी गाड़ी में बैठ गया, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा था कि अब मेरी भी जान ना ले ले। और मैं भी जानना चाहता था कि आखिर इन लोगों ने क्या किया था जिसकी वजह से इन लोगों की मौत ऐसे हुई। फिर मैं गाड़ी के अंदर बैठा और फिर वो लड़की भी गाड़ी के अंदर आ गई। उसने कहा कि तुम गाड़ी चलाओ, मैं सब बताती हूँ। उसके बाद मैंने गाड़ी को आगे बढ़ाया और अभी मैंने गाड़ी को चलाना शुरू ही किया था कि वो लड़की बोली, आज से कुछ महीनों पहले मैं इसी हाईवे से अपने भाई अंकित के साथ मैनपुरी जा रही थी, पर उस रोज़ हमारी किस्मती कुछ ज़्यादा बुरी थी जो हमारी गाड़ी इस हाईवे पर एकाएक बंद पड़ गई। रात का वक्त होने के कारण हाईवे पर कुछ ही गाड़ियाँ चल रही थी, पर वो सारी गाड़ियाँ इतनी तेज़ी से गुजर रही थी कि मानो सभी को बहुत जल्दी हो। वैसे तो मैंने अपने घर वालों को बता दिया था कि गाड़ी रात में बिगड़ गई है और अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। इस पर घर वालों ने कहा, तुम दोनों थोड़ा संभल कर रहो, हम अभी कुछ करते हैं। इसके बाद तकरीबन आधे घंटे बाद एक गाड़ी हमारे पास आकर रुकी, जिसमें कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त रवि था। रवि ने गाड़ी को रोकते ही बड़ी शालीनता से पूछा, आप लोगों को कोई मदद चाहिए? जिस पर मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, नहीं हम ठीक हैं, आप जाइए। मेरे मना करने के बाद भी जब रवि ने कहा, अरे आप डरिए नहीं, मैं सुपौल थानेदार का बेटा हूँ और अभी मैं अपने पिताजी को ही लेने जा रहा हूँ। रवि की बात सुनकर मुझे रवि पर थोड़ा यकीन हो गया और यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। फिर मैं उसकी बात मानकर अपने छोटे भाई के साथ गाड़ी के अंदर बैठ गई और फिर रवि ने गाड़ी को आगे बढ़ाया। उस बीच हमारी काफ़ी सारी बातें हुई, लेकिन जब हम बातें कर रहे थे तब मैंने रवि को नोटिस किया कि वो किसी को मैसेज कर रहा है, पर मैंने उस वक्त उस चीज़ को अनदेखा कर दिया, ये सोच कर कि वो शायद अपने पापा को मैसेज कर रहा होगा। लेकिन फिर रवि ने मैसेज करने के बाद अचानक ही गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। मैंने रवि से कहा भी कि तुमने गाड़ी की स्पीड एकदम से क्यों बढ़ा दी? उसके बाद रवि ने कहा कि ये इलाका ठीक नहीं है, यहाँ पर कई हादसे हो चुके हैं, जिस वजह से मैंने गाड़ी की स्पीड तेज कर दी है। पर थोड़ी दूर जाने के बाद ही रवि ने गाड़ी रोक दी। रवि के गाड़ी रोकते ही मैंने देखा कि सामने की ओर दो गाड़ी पहले से खड़ी हुई है। मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि शायद ये चोर या गुंडे तो नहीं हैं जो इन लोगों ने बीच हाईवे पर गाड़ी खड़ी कर रखी है। मैं ये सब सोच ही रही थी कि तभी रवि ने कहा, चलो उतरो तुम दोनों। अचानक ही रवि के रुख में बदलाव आ गया था और जब इस पर मैंने कहा, यहाँ पर क्यों उतरना है, तो इस पर रवि हंसने लगा। अभी मैं रवि को ही देख रही थी कि तभी रवि ने एक जोरदार तमाचा मारते हुए बोला, चलो उतर। रवि के तमाचा मारते ही मैं समझ गई कि मेरे से गलती हो गई है, पर मुझे फिक्र थी तो अपने छोटे भाई की, जो डरा से मेरे से लिपटा हुआ था। इससे पहले मैं कुछ बोलती कि तभी दो लड़के आए और मुझे मेरे भाई के साथ जबरन गाड़ी से उतारने लगे। फिर गाड़ी से हम दोनों को उतारने के बाद उन तीनों ने हम दोनों भाई बहनों को खूब पीटा। मैंने उन तीनों के आगे बहुत हाथ पैर जोड़े, पर वो तीनों नहीं रुके। उन तीनों ने मेरे छोटे भाई को इतना पीटा कि उसकी सांसें उखड़ने लगी, पर वो तीनों तब भी नहीं रुके। उसके बाद जब वो हमें पीट पीट के थक गए तब वो रुके। उनके रुकते ही मैंने दर्द भरी आवाज़ में कहा, आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम लोग हमें मारे जा रहे हो? तुम हमें छोड़ दो, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, बस हमें यहाँ से जाने दो।
मेरे इतना कहते ही उन्होंने कहा, ठीक है, हम तुम्हें जाने देंगे। तभी वो मेरे भाई को खींचते हुए मुझसे दूर ले गए और हाईवे पर लिटा दिया। फिर मेरे बालों को पकड़कर बोला, तू जा सकती है, पर तुझे अपने भाई तक घुटनों के बल पहुंचना होगा। लेकिन अगर तू वहां पहुंचने से पहले ही उठ गई तो हम तेरे भाई को गाड़ी से कुचल देंगे। मैं उन लोगों के सामने बहुत ही ज़्यादा गिड़गिड़ाई कि हमें ऐसे ही जाने दो, लेकिन वो नहीं माने और मुझसे कहा, जल्दी जा वरना हम तुझे अभी मार देंगे। और उसी वक्त मैं अपने घुटनों के बल वहाँ से जाने लगी। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे मेरे घुटने छिलते जा रहे थे, पर दर्द बर्दाश्त से बाहर होते जा रहा था। पर मैं नहीं रुकी, यहाँ तक कि जब मेरे घुटनों की हड्डियाँ भी चमड़ी फाड़कर बाहर आ गई तो भी मैं नहीं रुकी। और जब मैं किसी तरह अपने भाई तक पहुँच गई तो मुझे लगा कि शायद अब ये लोग मुझे और मेरे भाई को जाने देंगे। पर जब आसिफ ने मुझे वापस से मेरे बालों से खींचते हुए वहीं पर लापटका जहाँ से मैंने घुटनों के बल चलना शुरू किया था, तो मेरे सब्र ने जवाब दे दिया। मैं आसिफ पर झपटी। मेरा बस चलता तो मैं उसे उसी वक्त मौत के घाट उतार देती, पर मैं ज़्यादा देर तक उससे लड़ नहीं पाई। और जब आसिफ और मालिक ने मुझे ज़मीन पर पटका तो मैं कुछ देर के लिए बेहोश हो गई। और जब मुझे होश आया तो आसिफ ने कहा, तुझे एक बार फिर अपने भाई तक पहुंचना है, पर इस बार तू पूरे रास्ते सड़क को अपनी जीभ से चाटती जाएगी। अगर तू बीच में कहीं भी उठी तो तुझे अच्छे से पता है कि उसका अंजाम क्या होगा। आसिफ की बात सुनने के बाद मैंने ठीक वैसा ही किया। अपनी जीभ को सड़क से लगाए हुए अपने भाई की तरफ बढ़ती रही। और जब मैं अपने भाई के पास पहुंचने वाली थी कि तभी आसिफ ने सड़क पर तेजाब उड़ेल दिया। और जैसे मेरी जीभ से तेजाब लगा मैं दर्द से छटपटा उठी और एकदम से खड़ी हो गई। और उन तीनों ने मेरे भाई के ऊपर गाड़ी दौड़ा दी। अपने भाई को दम तोड़ता देख मैं उसी वक्त बेहोश हो गई। और जब दोबारा होश आया तो गाड़ी से बंधी हुई थी और गाड़ी बड़ी तेज़ी से चले जा रही थी। कुछ ही देर में गाड़ी से घसीटे जाने के कारण मैंने भी उसी रात दम तोड़ दिया। दोस्तों, उस लड़की की बात सुनकर मेरी आंखों में पानी भर आया था। मुझे नहीं पता था कि रवि और आसिफ और मालिक हैवान प्रवृत्ति के इंसान थे। उस लड़की और उसके भाई के साथ जो कुछ भी हुआ उसके हिसाब से तो उनके साथ यही होना था। इससे पहले मैं उस लड़की से कुछ बोलता कि तभी उस लड़की ने कहा, अब तुम जा सकते हो। मेरा बदला पूरा हुआ। इतना बोलते वो लड़की गाड़ी से गायब हो गई। उस लड़की के गाड़ी से गायब होने के बाद जब मैं काफ़ी दूर निकल आया तो मुझे अचानक याद आया कि अभी तो रवि जिंदा ही है। फिर उस लड़की का बदला कैसे पूरा हुआ, अभी मैं यही सोच रहा था कि तभी मेरे पीछे पुलिस की गाड़ी लग गई। और जब मैंने साइड में गाड़ी लगाई तो उन पुलिस वालों ने मुझे मेरे कॉलर से पकड़ते हुए गाड़ी से बाहर निकाला। और जब मैंने इसकी वजह पूछी तो उन पुलिस वालों ने मुझे मेरे गाड़ी के पीछे ले जाते हुए कहा, ये क्या है। गाड़ी के पीछे जो मैंने देखा वो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल मेरी गाड़ी से रवि बंधा हुआ था और उसके शरीर के चिथड़े चिथड़े उड़ गए थे। उसकी रीढ़ की हड्डी बाहर लटक रही थी। पुलिस वालों ने मुझे उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के दौरान जब मैंने उन्हें सारी बात बताई तो मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ। मेरी निशानदेही पर मालिक और आसिफ की लाशें भी बरामद कर ली गई और उनकी मौत का इल्ज़ाम भी मेरे ही सर लगा, जिसके चलते मुझे ताउम्र की सज़ा सुनाई गई। दोस्तों, आज भी मैं जेल के सलाखों के पीछे कैद हूँ, पर मुझे इस बात का जरा सा भी दुख नहीं है। और दोस्तों, आखिरी बुरी संगति का परिणाम बुरा ही होता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।